हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्निंग टर्मिनल। गाइस, हम सबको स्मार्टफोन्स रखना पसंद होता है, लेकिन जब हम ये जानना चाहते हैं कि स्मार्टफोन्स कौन कौन सी कंपनीज बनाती हैं, तो हमें पता चलता है कि जो स्मार्टफोन्स कंपनीज बना रही हैं उनमें से ज़्यादातर कंपनीज जो होती हैं वो फॉरेन कंट्रीज़ की होती हैं। तो गाइस, ये कैसे पॉसिबल हो पाता है कि हम फॉरेन कंट्रीज़ के प्रोडक्ट्स को हम घर बैठे यहाँ पर यूज़ कर पा रहे हैं? ये पॉसिबल हो पाया है ग्लोबलाइजेशन की वजह से। इस चैप्टर के पार्ट 1 में हमने जाना था कि एमएनसीज मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस कैसे ग्लोबलाइजेशन को बढ़ाने में हेल्पफुल होते हैं। लेकिन इस पार्ट में हम जानेंगे कि ग्लोबलाइजेशन होता क्या है और इसका इंडियन इकोनॉमी पर क्या क्या इम्पैक्ट होता है। तो चलिए देखते हैं कि सबसे पहले हमें इससे रिलेटेड कौन कौन से टॉपिक्स को कवर करना है। सबसे पहले हम जानेंगे ग्लोबलाइजेशन के बारे में, उसके बाद उसके फैक्टर्स जो इससे रिलेटेड होते हैं, उसके बाद हम इसके बेनिफिट्स पर आएंगे और फिर हम जानेंगे टैक्स बैरियर क्या होता है, लिबरलाइजेशन क्या होता है और वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन क्या है। इसके बाद हम ग्लोबलाइजेशन के इम्पैक्ट्स के बारे में जानेंगे जो कि इंडिया पर पड़े हैं। उसके बाद हम फेयर ग्लोबलाइजेशन पर आएंगे। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं ग्लोबलाइजेशन क्या होता है। ग्लोबलाइजेशन एक प्रोसेस होती है कंट्रीज़ को इंटीग्रेट करने में, कंट्रीज़ को एक दूसरे से कनेक्ट करने की जो प्रोसेस होती है उसको ग्लोबलाइजेशन कहते हैं। ये जो प्रोसेस होती है वो सोशली, कल्चरली और इकोनॉमिकली तीनों तरीके से हो सकती है। ऐसा नहीं है कि केवल इकोनॉमिकली अगर मार्केट से अगर एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं कंट्रीज़ के तो वो ग्लोबलाइजेशन होगा। ग्लोबलाइजेशन का मतलब मीनिंग होता है कि जितनी भी डायमेंशंस हैं वो सब डायमेंशंस एक दूसरे से कनेक्ट होती हैं। कंट्रीज हर डायमेंशन में एक दूसरे से कनेक्ट होती है, उसको हम ग्लोबलाइजेशन कहते हैं, चाहे वो कल्चरली हो चाहे वो इकोनॉमिकली हो। जैसे कि आजकल हम देखते हैं कि हम लोग वेस्टर्न कंट्रीज़ के जो सॉन्ग्स होते हैं, वेस्टर्न कंट्रीज़ के जो कपड़े होते हैं उन्हें पहनना पसंद करते हैं। हमारे जो कल्चरल जो डांसेस जो होते हैं वो वेस्टर्न कंट्रीज़ में काफ़ी पसंद किए जा रहे हैं। तो ये जितने भी डायमेंशंस हैं सब एक दूसरे से जो इंटरकनेक्ट होती हैं उसको हम ग्लोबलाइजेशन कहते हैं। इसके बाद हम आते हैं ग्लोबलाइजेशन से क्या क्या रिलेटेड फैक्टर्स हैं कि ग्लोबलाइजेशन कैसे ज़्यादा बढ़ा है। सबसे पहला जो फैक्टर है वो है इम्प्रूवमेंट इन ट्रांसपोर्ट टेक्नोलॉजी। ट्रांसपोर्ट टेक्नोलॉजी में जितना ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हुआ है उसी की वजह से ग्लोबलाइजेशन बढ़ा है। क्योंकि अगर जब ट्रांसपोर्ट टेक्नोलॉजी हमारे पास नहीं होगी तो हम प्रोडक्ट्स को एक दूसरे कंट्रीज़ में कैसे पहुंचाएंगे, हम कैसे दूसरे कंट्रीज़ के प्रोडक्ट्स को अपनी कंट्री में लाएंगे और अपनी कंट्री के प्रोडक्ट्स को बाहर भेज पाएंगे। उसके बाद है इम्प्रूवमेंट इन इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। जितना ज़्यादा कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी डेवलप हुई है उतना ही ज़्यादा ग्लोबलाइजेशन तेज़ी से और जल्दी से बढ़ा है। अब अगर हम देखते हैं पिछले 20 साल पहले, 20 या 30 साल पहले हम लोगों को फ़ॉरेन में क्या हो रहा है, फ़ॉरेन लोग क्या करते हैं इतना नहीं पता होता था, लेकिन अब पता होता है कि इसका रीज़न क्या है, कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी में इम्प्रूवमेंट। अब हमारे पास हर नॉलेज होती है, दुनिया में कहीं भी कुछ हो हमें पता होता है, इंस्टेंटली हमें पता चल जाता है। कहीं कहीं पर भी कोई भी नया प्रोजेक्ट लग रहा हो, कुछ भी हो रहा हो, हमें सब पता रहता है। ये सब पॉसिबल हो पाया इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी में इम्प्रूवमेंट होने से। तो ये दो फैक्टर्स हैं, इनकी वजह से ग्लोबलाइजेशन में काफ़ी ज़्यादा बढ़ावा हुआ है। अब हम आते हैं ग्लोबलाइजेशन के क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं। एक तो होता है कि प्रोडक्शन बढ़ता है। ग्लोबलाइजेशन की वजह से फॉरेनर कंट्रीज़ के लोग दूसरी कंट्रीज़ में जाकर प्रोडक्शन करते हैं, उससे वहाँ के लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलता है और वहाँ पर लोगों की जो अर्निंग्स होती हैं वो बढ़ती हैं। उसके बाद फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी बढ़ता है, उसके बाद फॉरेन ट्रेड बढ़ता है। फॉरेन इन्वेस्टमेंट के बारे में हमने जाना था कि जो इन्वेस्टमेंट बाहर के लोग किसी कंट्री में अगर करते हैं वो फॉरेन इन्वेस्टमेंट कहलाता है। फॉरेन ट्रेड बढ़ता है, लोग एक दूसरे के कंट्रीज़ के गुड्स को पसंद करते हैं, परचेज़ करते हैं, सेल करते हैं। इसके बाद जो मार्केट्स हैं वो एक दूसरे से इंटरकनेक्ट होते हैं। जैसा कि आजकल हम देखते हैं हमारे इंडिया में चाइनीज़ टॉयज़ बहुत ज़्यादा बिकते हैं क्योंकि वो सस्ते होते हैं और अच्छे होते हैं, इसलिए चाइनीज़ टॉयज़ को लोग बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। अब हम आते हैं टैक्स बैरियर क्या होता है। जो हम हमारी कंट्री में जो बाहर की कंट्रीज़ के प्रोडक्ट्स को इंपोर्ट किया जाता है उन पर जो टैक्स लगाया जाता है उसे हम टैक्स बैरियर कहते हैं। और ये एग्जांपल होता है ट्रेड बैरियर का। टैक्स बैरियर जो होता है वो इंडिया में 1991 से पहले इम्पोज हुआ था, जिससे कि हमारी जो डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज़ हैं वो सेव रह सके, हमारी जो डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज़ हैं वो अच्छे से इम्प्रूव हो सकें और यहाँ के जो लोग हैं वो यहीं के डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज़ के गुड्स को ही परचेज़ करें।
तो इस वजह से 1991 से पहले हमारी गवर्नमेंट ने टैक्स बैरियर्स लगा रखे थे या फिर ट्रेड बैरियर्स को लागू किया था। इसके बाद आते हैं हम लिबरलाइजेशन। रिमूविंग ट्रेड बैरियर्स सेट बाय गवर्नमेंट इज कॉल्ड लिबरलाइजेशन। जितनी भी ट्रेड बैरियर्स, चाहे वो टैक्स से रिलेटेड हो, चाहे वो सब्सिडी से रिलेटेड हो, जितने भी ट्रेड बैरियर्स हमारी कंपनी इंडिया ने लगा रखे थे, वो सबको जो हटाया था। तो इस जो प्रोसेस होती है, इस प्रोसेस को लिबरलाइजेशन कहते हैं। लिबरलाइजेशन इंडिया में 1991 के बाद हुआ था। अब हम आते हैं वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जो होती है वो इंटरनेशनल ट्रेड को और लिबरलाइजेशन को प्रमोट करती है। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की वजह से जो भी ट्रेड बैरियर्स जो होते हैं उनको हटाया जाता है। कंट्रीज़ एक दूसरे की हेल्प करते हैं, एक दूसरे के जो गुड्स होते हैं उनको अपनी कंट्रीज़ में सेल करने के लिए राज़ी होती हैं। तो इस सारी प्रोसेस को वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन देखता है। अब हम देखते हैं ग्लोबलाइजेशन के इम्पैक्ट्स हमारी इंडिया पर क्या पड़े हैं। हमारे यहाँ पर फॉरेन इन्वेस्टमेंट बढ़ा है, बाहर की कितनी सारी एमएनसी कंपनीज़ हैं जो इंडिया में आ रही हैं, इंडिया में फैक्ट्री सेटअप कर रही हैं, प्रोडक्शन बढ़ा रही हैं, लोगों को जॉब अपॉर्चुनिटीज़ दे रही हैं। उसके बाद नई नई टेक्नोलॉजी में इम्प्रूवमेंट होता है और प्रोडक्शन मेथड में भी इम्प्रूवमेंट होता है। उसके बाद हमारी जो खुद की जो इंडियन कंपनीज़ हैं वो भी एमएनसीज बनी है, लाइक रिलायंस, टाटा इंडस्ट्रीज़। ये सारी जो कंपनीज़ हैं वो सब एमएनसीज हैं और इनके भी बाहर की कंट्रीज़ में सेटअप बने हुए हैं, इनके भी बाहर प्रोडक्शन होता है। इसके बाद एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ी है। सबसे ज़्यादा बड़ा फ़ायदा होता है कि जहाँ पर भी एमएनसीज होती हैं, जहाँ जितना ज़्यादा ग्लोबलाइजेशन बढ़ेगा उतनी ही ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ेंगी। लेकिन इसका एक जो लॉस होता है वो स्मॉल प्रोड्यूसर्स को होता है, जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज जो होती हैं उन्हें बहुत ज़्यादा लॉस होता है। इसका रीज़न ये है कि जो एमएनसीज जो होती हैं या फिर ग्लोबलाइजेशन की वजह से क्या होता है, जो प्रोडक्ट्स जो होते हैं वो सस्ते बिकते हैं। जैसे कि एक एमएनसी है, एमएनसी की जो कॉस्ट होगी वो कंपेरेटिवली कम होगी एक स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के। तो अगर दोनों की दोनों सेम प्रोडक्ट बना रहे हैं तो एमएनसी का जो प्रोडक्ट होगा वो सस्ता होगा लेकिन उसकी क्वालिटी अच्छी होगी, तो लोग इसे ज़्यादा परचेज़ करेंगे बजाय एक स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के प्रोडक्ट की। तो इससे क्या होता है, जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ के प्रोड्यूसर्स जो होते हैं उनको काफ़ी लॉस होता है उनकी। तो ये सारे इम्पैक्ट्स हैं ग्लोबलाइजेशन के हमारे इंडिया पर। इसके बाद है कि हमारी गवर्नमेंट फेयर ग्लोबलाइजेशन के लिए क्या कर सकती है। फेयर ग्लोबलाइजेशन की हमें ज़रूरत क्यों पड़ी है, इसकी ज़रूरत हमें इसलिए पड़ी है कि WTO में जितनी भी कंट्रीज़ हैं उनमें से जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं वो सभी रूल्स और रेगुलेशंस फॉलो करते हैं WTO के, जो कि उसने लगाए हैं, जैसे कि ट्रेड बैरियर्स हटाना, सब्सिडीज़ कम करना। ये सब डेवलपिंग कंट्रीज़ लाइक इंडिया, अफ्रीकन कंट्रीज़ ये सब फॉलो करते हैं। तो इससे क्या होता है कि उनके जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो महंगे होते हैं, लेकिन जो डेवलप्ड कंट्रीज़ है लाइक अमेरिका, लाइक यूरोप की कंट्रीज़, ये लोग क्या करते हैं, ये WTO के रूल्स और रेगुलेशंस को नहीं मानते हैं। तो इससे क्या होता है, इनके प्रोडक्ट्स सस्ते होते हैं और इनके जो फार्मर्स होते हैं, इनके जो भी प्रोड्यूसर्स होते हैं उन्हें काफ़ी फाइनेंशियली हेल्प भी ये प्रोवाइड करते हैं। तो हमारी गवर्नमेंट फेयर ग्लोबलाइजेशन के लिए क्या कर सकती है, प्रॉपर लेबर लॉज लगा सकती है कि जितनी भी एमएनसीज हमारे यहाँ पर आती हैं उन पर प्रॉपर लेबर लॉज होने चाहिए, कि उन्हें एक स्टैंडर्ड फिक्स करना होगा कि इतनी इनकम होगी, इतनी सैलरी दी जाएगी एम्प्लॉयज़ को, इतनी छुट्टियां दी जाएंगी, इतने इंसेंटिव्स दिए जाएंगे। ये सब लेबर लॉज अच्छे से इम्प्लीमेंट किए जाएँ। इसके बाद हमारी जो गवर्नमेंट है वो स्मॉल स्केल जो प्रोड्यूसर्स जो हैं, स्मॉल प्रोड्यूसर्स जो हैं उनको फाइनेंशियली सपोर्ट कर सकती है, जिससे कि वो अपने जो एंटरप्राइजेस हैं उनको बढ़ा सकें और उनके जो प्रोडक्ट्स हों वो उन्हें ज़्यादा कॉस्टली ना पड़े। इसके बाद वो WTO से नेगोशिएशंस कर सकती है, वो WTO पर प्रेशर बना सकती है कि ये जो डेवलप्ड कंट्रीज़ जो हैं जो अनफेयर काम कर रही हैं उनको रोका जाए, जिससे कि जो WTO के रूल्स और रेगुलेशंस है वो प्रॉपरली फॉलो हों और हर किसी को इसका फ़ायदा हो। तो ये था हमारा आज का वीडियो। इस वीडियो के साथ ही हमारा जो 4th चैप्टर था ग्लोबलाइजेशन एंड इंडियन इकोनॉमी कंप्लीट हुआ। आई होप कि आपको पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, ताकि आपको जितनी भी इंफॉर्मेशन है हमारी वीडियोस की वो मिलती रहे। और वीडियो देखने के लिए थैंक यू।